मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप लोग देख रहे हैं, और पूरे जोश के साथ केमिस्ट्री वीडियो देखिए और केमिस्ट्री को सीखिए। अभी मैं 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, और 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स, नीट वाले, जी मेंस वाले, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत इतनी ख़राब नहीं जा सकती है मेरी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े और वो लोग भी कुछ सीख पाएँ जो केमिस्ट्री को मुश्किल सोच के बैठे हुए हैं और उसमें कुछ कर नहीं पा रहे। हमें मुश्किल सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। उसको करते जाएंगे तो आसान होता जाएगा। यदि कोई रास्ता कठिन हो, रास्ता ज़्यादा दूर हो, तो उसमें हम जाते चले जाएंगे तो आसानी होगी। नहीं तो बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, उस पर सोच के क्या कर सकते हैं। सोचना नहीं है, सीखना है, सर्च करना है कि कौन आपको अच्छा सिखा सकता है। वीडियोस ओनली मेरी ही नहीं है, बहुत सारे टीचर्स की है, लेकिन जिसको जिसकी लैंग्वेज समझ आए दैट इज़ बेटर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स की मैं एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें उसमें उनके इंट्रोडक्शन थे, एल्केन्स के बारे में भी था, उसका क्लासिफिकेशन था और एल्केन्स का प्रिपरेशन था। एल्केन्स के आइसोमर्स के बारे में भी मैंने बातें की थी और वो सब सारी चीज़ें, कुछ उनके नोमेनक्लेचर्स की भी बातें की थी। और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल लगती स्टूडेंट्स को, वहाँ पर देखिए आपको कितना ईजी लगेगा, आपको पता चल जाएगा। और वहाँ पर हमने कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज़्म की भी बात की है। तो जहाँ पर जिसकी मैकेनिज़्म है उसको आप समझ सकते हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो यही है, यदि मैकेनिज़्म को समझ जाएं तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और फिर समझ आने लगता है और आसान हो जाता है रास्ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखिए अब, तो इसमें जो टॉपिक हमारा है, यहाँ जो कवर कर रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स को कवर करेंगे, कन्फॉर्मेशंस एल्केन्स दिखाता है उसको कवर करेंगे, और इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कीन्स और उसके आइसोमेरिज्म्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के रिएक्शंस देख रहे हैं। इसको कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स भी कहा जा सकता है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करके यदि आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसको देख सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th का, उसमें भी आप लोग इसको देख सकते हैं, उस पर दबा के। ठीक है, तो देखिए चलिए। तो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे आपका एडिशन रिएक्शन होता है, तो क्वेश्चन आता है क्या यहाँ एडिशन रिएक्शन होगा? तो एडिशन रिएक्शंस वहां पर होता है जहां पर अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो। जैसे आपका एल्कीन में हो सकता है, एंड एल्काइन में हो सकता है। बट हम जानते हैं कि एल्केन के सारे बॉन्ड क्या है, सैचुरेटेड है, यानी जनरली ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है। सिग्मा बॉन्ड्स में कभी भी एडिशन नहीं हो सकता है, यहाँ पर ओनली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसलिए एडिशन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एडिशन रिएक्शंस कहाँ पर होगा, जहाँ पर अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा। तो एडिशन रिएक्शंस नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो जहाँ पर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स हो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकता है। वैसे एल्केन्स आपका बहुत कम नंबर ऑफ रिएक्शंस शो करता है। इसके और भी बहुत सारे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, लेकिन बाकी रिएक्शंस एल्केन्स हमारा शो नहीं कर पाएगा, बहुत कम रिएक्शन शो करता है। रीज़न क्या है, यहाँ पर हमें CC बॉन्ड को क्लीव करना है, इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ से यदि हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे या CH बॉन्ड को जो ब्रेक करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस ज़्यादा एनर्जी को लेकर नहीं चलता है, वो एकदम से स्पीड अप रिएक्शन, जो ज़्यादा स्पीडेड होता है उस रिएक्शन को लेकर चलता है। उसकी काइनेटिक्स जनरली हाई होती है। यहाँ पर काइनेटिक्स कम हो सकती है और थर्मल रिक्वायरमेंट भी कम वाले को ऑर्गेनिक रिएक्शंस में लिया जाता है। तो इनमें थर्मल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल कम होता है।
इसलिए एल्केन्स आपके बहुत कम रिएक्टिव है, एक तरह से इनर्ट टाइप से हाइड्रोकार्बन्स में, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये किसकी वजह से है? CC बॉन्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और CH बॉन्ड की भी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ओनली यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से एडिशन जो काफ़ी फिजिबल रिएक्शन है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाता है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सिंपल ऑक्सीडेशन वगैरह भी हम देखेंगे आगे, और किस तरह का ऑक्सीडेशन होगा, किस तरह का नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि एल्केन्स बहुत कम रिएक्शंस दिखाता है, तो ऑक्सीडेशन में भी कुछ रिएक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो नहीं दिखा पाएगा, उसका क्या रीज़न होगा वो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे जब इन रिएक्शंस को करेंगे। तो यहाँ पर इतने सारे तरह के रिएक्शंस ये शो कर सकता है, और कुछ बिल्कुल अलग सा रिएक्शन शो करेगा बाकी हाइड्रोकार्बन से, एल्कीन एल्काइन सबसे, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक हमने प्रोफॉर्मा दे दिया है कि किस किस तरह के रिएक्शन ये शो करता है। तब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पर एक हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो पाएगा? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम CC बॉन्ड की बात कर रहे हैं और CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये सब के सब नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, कोई हेट्रोलिटिक क्लीवेज नहीं हो पाएगा। जो हमने हेट्रोलिटिक क्लीवेज वगैरह मैंने अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वीडियोज़ में बताया हुआ है किस तरह से होता है, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर कोई आयनिक रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। क्लियरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी यदि आयनिक मैकेनिज्म से होगा तो नहीं हो पाएगा। बट एक तरह का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। वो कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? फ्री रेडिकल्स वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको कहा जा सकता है। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है एक होमोलिटिक क्लीवेज से आता है, तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज पॉसिबल है। होमोलिटिक क्लीवेज के लिए हम कंडीशंस देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जनरली होमोलिटिक क्लीवेज के लिए ड्राई हीटिंग, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करना, या लाइट के प्रेजेंस में हीट करना, या पेरोक्साइड इनिशिएटर होगा, वहाँ पर पेरोक्साइड वगैरह सब प्रेजेंट होगा। इन सब के प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज पॉसिबल है, और उन्हीं के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम करेंगे कुछ रिएक्शंस जो हमारा क्लोरीनेशन है, मतलब हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे। ये सब जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ये सब एल्केन्स में पॉसिबल है, क्योंकि CC बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं होने की वजह से, CH बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होने की वजह से ओनली होमोलिटिक क्लीवेज ही पॉसिबल है। तो देखिए सबसे पहले हम करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन यदि हम किसी एल्केन का करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन के साथ, क्लियरली हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, और जनरली हम हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी या UV लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, और तब ये रिएक्शन हमारा फिजिबल होता है। और यहाँ पर CH3X प्लस HX थोड़े ज़्यादा अमाउंट में बनता है। लेकिन इसमें देखा गया है कि ये तो मोनो हैलो डेरिवेटिव है हमारा, डाई हैलो डेरिवेटिव भी बनता है, ट्राई हैलो डेरिवेटिव भी देखा गया है, एंड कंप्लीट हैलो डेरिवेटिव कह सकते हो, यानी टेट्रा हैलो डेरिवेटिव भी देखा गया है मीथेन का, एंड एज वेल एज कुछ ट्रेसेस अमाउंट में इथेन को भी देखा गया है। इतने सारे तरह के कंपाउंड्स यहाँ पर देखे जाते हैं, और इनका मिक्सचर बनने की वजह से जनरली फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन लेबोरेटरी में कैरी आउट नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इतने सारे हैलोजन का जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर बना है,
इन प्रोडक्ट्स की बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है बहुत कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस कम होने की वजह से इनको अलग अलग करना, सेपरेट करना डिस्टिलेशन मेथड से भी लेबोरेटरी टेक्निक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी में इक्विपमेंट हमारे पास लिमिटेड होते हैं, उतने हाई एंड इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं जिनमें इनको सेपरेट किया जा सके। तो इसलिए, लेकिन इंडस्ट्रियली कहा जाए तो काफ़ी अच्छा है, एक साथ कई हैलोजन का डेरिवेटिव हमें प्रिपेयर हो जाता है, मिल जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड ये आता है, यानी आप याद रखेंगे कि लेबोरेटरी में ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है, लेबोरेटरी में हम ये रिएक्शन जनरली नहीं करवाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियली काफ़ी अच्छा है। अब दूसरा इसमें यह क्वेश्चन आता है कि इतने सारे हैलोजन डेरिवेटिव बनता क्यों है, कैसे बनता है, क्या इसके पीछे कुछ इसका मैकेनिस्टिक वे है, क्या इसको मैकेनिस्टिक वे से समझ सकते हैं, मैकेनिज्म से समझ सकते हैं? तो यस, इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझा जा सकता है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हमका होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू चलेगा, तो हम इसके मैकेनिज्म को समझने, तो हम करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप में किया जाता है। कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जनरली 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप आपका इनिशिएशन का है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा और उसमें कोई ना कोई रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकंड स्टेप आपका प्रोपेगेशन का होगा, जब ये जो रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट स्टेप में, वो जब किसी कंपाउंड पर अटैक करके उसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने की एक श्रृंखला शुरू कर देगा, यानी एक तरह से ये चेन रिएक्शन है। इसको आप कह सकते हैं चेन रिएक्शन, यानी चेन प्रोपेगेशन होता है, चेन रिएक्शन होता है। और थर्ड स्टेप हमारा होगा, यदि सब के सब ओनली रेडिकल्स हैं तो रेडिकल एक दूसरे से बॉन्ड बना के सारे रेडिकल्स कंज्यूम हो जाएंगे और रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो प्रोपेगेशन के बाद हमारा आता है टर्मिनेशन। तो यहां पर हम टर्मिनेशन करेंगे, तो 3 स्टेप में हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जरा रिएक्शन कैसे कैसे शुरू होता है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, CH4 + X2। X हमारा यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, HCl या Br ओनली लेंगे हम, बाकी F एंड I क्यों नहीं ले सकते, इसको हम आगे समझेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रिएक्शन करवाने पर CH3X + HX बनेगा, और इसमें बाकी प्रोडक्ट भी आते हैं, CH2X2, CHX3, CH4 एंड इथेन। अब इनको हम स्टेप वाइज, इन तीनों स्टेप के बेसिस पर हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पर इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन में जो हमारा हैलोजन मॉलिक्यूल है उसने 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करके आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। जब इस पर हम हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी या यूवी रे डालेंगे, यूवी रे के प्रेजेंस में ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, दोनों अपने अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर वापस हो जाएगा और यहाँ पर एटम के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। एक्चुअली इस एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको रेडिकल्स कहा जाता है। जब एटम किसी बॉन्ड से फ्री होते हैं एक नेसेंट एटम के फॉर्म में, तो उसी को रेडिकल्स कहा जाता है। और जनरली ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो देखिए अब ये रेडिकल क्या करेगा, सेकंड स्टेप में आ जाएगा प्रोपेगेशन में। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होना है, CH4 में से एक H का बॉन्ड क्लीव होगा, किसके साथ, X रेडिकल के साथ, हैलोजन रेडिकल के साथ। हैलोजन और H का जो बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मोर स्ट्रॉन्गर देन CX बॉन्ड। तो क्लियरली ये H को लेकर HX बना लेगा और CH3 को रेडिकल में क्लीव कर देगा। तो यहाँ पर हमें जनरेट हो जाता है CH3 रेडिकल एंड HX मॉलिक्यूल अलग से बन जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब CH3 रेडिकल जो है अगेन अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए क्लियरली X2 मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ शेयरिंग में देगा, एक X इसमें से रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका,
यहाँ बन जाएगा CH3X प्लस X रेडिकल। अब ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कैसे बनता है? CH3X तो बन चुका है, HX बन चुका है। यहाँ पर एक बात और आप देखेंगे कि UV लाइट हमें बहुत कम एक बार दिखाने की ओनली रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद X रेडिकल अपने आप जनरेट होता रहता है, इसलिए हमें लगातार UV रे दिखाने की जरूरत नहीं है रिएक्शन को। यानी ओनली UV रे एक तरह से कैटलिस्ट है, एक बार रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए उसको दिखाना है, उसके बाद X रेडिकल अपने आप जनरेट होता जा रहा है, आगे भी देखेंगे जनरेट होता रहेगा। तो अब इसमें हम डिस्कस करें, CH3X तो हमारा कंफर्म हो गया कि इसमें बनता है, और HX भी कंफर्म हो जाता है कि बनता है, फिर CH2X2 कैसे बनता है? तो इसी स्टेप में प्रोपेगेशन में ही सम ऑफ द CH3X, नॉट ऑल, इनमें से कुछ अमाउंट इसका क्या करेगा? अब ये भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा। X CH2, हम एक H को अलग से दिखा लेते हैं समझने के लिए बॉन्ड को। इस पर X रेडिकल का अटैक होगा और ये HX बना के आपका इधर CH2X रेडिकल के फॉर्म में इसको डिसोसिएट कर देगा और HX आपका बन जाएगा। अब अगेन CH2X का जो रेडिकल है ये X2 मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसमें से CH2X2 बना के X रेडिकल को अलग कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास CH2X2 बन रहा है एंड X रेडिकल अलग हो रहा है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि जब भी कोई रेडिकल अटैक करेगा तो एक पूरे होल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और उससे कोई ना कोई रेडिकल बनता है और एक प्रोडक्ट बनता जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब सम ऑफ द CH2X2 सो ऑन इसी तरह से रिएक्शन करेगा और CHX3 में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी तरह से CHX3 के कुछ अमाउंट CH4 में कन्वर्ट हो सकता है। एक मैं CHX3 को भी यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ, CH4 को आप अंडरस्टूड मान लेंगे उसी तरह से। तो चलिए इसमें से सम ऑफ द CH2X2, एक CH बॉन्ड को फिर हम अलग से दिखा रहे हैं, एक H हमारे पास इसमें बचेगा और इधर X2 है, इस पर दोबारा X रेडिकल का अटैक होगा और ये फिर HX बना के अलग हो जाएगा और इधर बना देगा CHX2 का रेडिकल। अब CHX2 का रेडिकल फर्दर X2 पर अटैक करेगा और CHX3 बना देगा, जैसे कि यहाँ पर बना है CH2X2, यानी एंड सो ऑन रिएक्शन चलता रहेगा। और उसमें क्या क्या बनता रहेगा? CHX3 बनेगा, CH4 बनेगा। अब CH3 कब बनता है उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरह से CHX3 और CH4 यानी कंप्लीट हेलोजिनेशन तक पहुँचेगा, लेकिन इसमें हमें अब देखना है कि CH3 कब बनता है, यानी इथेन कब बन जाता है ये। तो ये सब सारा खेल होगा टर्मिनेशन में, थर्ड स्टेप में। तो टर्मिनेशन में ओनली हमारे पास रिएक्शन के अंदर ओनली बचता है रेडिकल्स। जब सबके सब ओनली रेडिकल्स बचते हैं तो रेडिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एक दूसरे पर अटैक करके कंपाउंड में कन्वर्ट होता जाता है, क्योंकि रेडिकल्स आपका क्या है, एक तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 रेडिकल एंड X रेडिकल बचा हुआ है, तो दोनों कंज्यूम होकर यानी दोनों बॉन्ड बना के CH3X बना लेगा। ये शो कर रहा है कि CH3X का अमाउंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है? अब ट्रेसेज अमाउंट में इथेन क्यों आता है? तो CH3 रेडिकल्स आपस में कनेक्ट होकर बॉन्ड बनाकर इथेन बना सकता है। इथेन का आपका बहुत कम अमाउंट वहाँ पर देखा गया है। इस तरह से आपका टर्मिनेशन में जितने भी रेडिकल्स पॉसिबल है, जो भी रेडिकल्स वहाँ पर है, वो सब आपस में बॉन्डिंग करके इस तरह से सारा रिएक्शन, सारे रेडिकल्स कंज्यूम हो जाते हैं और रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने हेलोजन की जगह पर ओनली Br2 एंड Cl2 ही क्यों लिया था, और F2 और I2 को हमने क्यों नहीं कंसिडर किया। तो उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, इस बात को ध्यान में रखेंगे जरा, ईज ऑफ द हेलोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड। हेलोजन का मॉलिक्यूल कितना इजीली डिसोसिएट होगा उस पर डिपेंड करेगा, और बॉन्ड कितना स्टेबल होगा उस पर भी डिपेंड करेगा।
तो सबसे ज़्यादा ईजिली बॉन्ड ब्रेक होगा F2 का, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है यहाँ पर। इस तरह से रेडिकल्स में डिसोसिएशन जो है Cl और Br का ज़्यादा बेटर होगा। रेडिकल्स में डिसोसिएशन Cl एंड Br का ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर ऐसा ऑर्डर क्यों है? जबकि F की बॉन्ड बहुत ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन Cl2 की बॉन्ड जो है थोड़ा मुश्किल से ब्रेक डाउन होता है। एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है F2 का तो बहुत ही ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम है। Cl2 का फिर ज़्यादा है, इसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी कम होना शुरू हो जाता है। यह हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है। और मैंने यहां पर क्या डिस्कस किया है कि ईच ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो इस ऑर्डर में फॉलो होता है। F2 का तो समझ आ जाता है, क्योंकि F2 की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। F2 की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है, वो समझ आ जाता है कि F2 क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन फिर Cl2 क्यों? एक्चुअली ये बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पर ये ऑर्डर नहीं लिया गया है, ये बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बेसिस पर लिया गया है। जनरली रिएक्शन यहाँ पर जो होता है CX बॉन्ड जो बनता है वो जनरली एक्जोथर्मिक है, क्योंकि C और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी हाई है। ध्यान रखेंगे CX बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो हमारा एक्जोथर्मिक है, यानी डेल्टा H यहाँ पर नेगेटिव होता है। जितनी ज़्यादा एक्जोथर्मिक बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो CF की जो बॉन्ड की जो एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से ऑलमोस्ट -436 किलोजूल पर मोल, जो कि काफ़ी हाई एनर्जी है। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है, CX बॉन्ड के रिस्पेक्ट से ये 3 टाइम्स ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हम F का रिएक्शन कैरी आउट नहीं करवाते हैं, फ्लोराइड नहीं बनाते हैं, क्योंकि जनरली ये क्या करेगा, CF बॉन्ड को भी क्लीव कर देगा, सॉरी CC बॉन्ड को भी क्लीव कर देगा, क्योंकि CC बॉन्ड को क्लीव करने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो CF बॉन्ड की जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो रही है उससे कम है। तो CC बॉन्ड भी क्लीव हो जाएगा, हो सकता है CH बॉन्ड भी क्लीव हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल सकता है। HF बनाने की जगह पर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल सकता है। रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो क्लियरली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इस वजह से हम फ्लोरिनेशन नहीं करवाते हैं, और क्योंकि ये हाईली एक्जोथर्मिक है और डेंजरस कंडीशन आ सकता है। अब CCl बॉन्ड ठीक ठाक स्टेबिलिटी है, -125 के आसपास में किलोजूल पर मोल यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, जो कि ठीक ठाक एक लेवल है। यहाँ पर H2 के बनने के चांसेस बहुत कम है, और रिएक्शन ज़्यादा डेंजरस लेवल में नहीं जा पाएगा। और ब्रोमिनेशन में बहुत ईजिली हो सकता है ये सब। लेकिन आयोडिनेशन क्या होता है? आयोडिनेशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि एक्चुअली Ci बॉन्ड के जो बनने की इंथैल्पी है ये पॉजिटिव है, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ती है यहाँ पर, यानी क्लियरली ये बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होगा। जहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पर बॉन्ड स्टेबल होता है, और जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होती है वहाँ पर बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। तो Ci बॉन्ड अनस्टेबल होने की वजह से भैया यहाँ पर Ci बन तो जाएगा, Ci बन जाता है, CH3I बन जाएगा, लेकिन फिर से यह ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, यानी रिएक्शन आपका दोबारा रिवर्सिबल हो जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट बहुत ही मिनिमल अमाउंट में दे पाएगा। तो हम ऑर्गेनिक में मिनिमल अमाउंट में, यानी जिसको माइनर प्रोडक्ट कहा जाता है, उसको कंसिडर नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, कंसिडर उसको बच्चों नहीं किया जाता है। इस वजह से हम Ci की भी यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यानी आइडो एल्केन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो अब आ जाता है ओनली Cl2 और Br2। सेकेंड बात एक और ले सकते हैं, यदि आयोडीन हमारा रेडिकल बन भी जाता है, लेकिन फिर से I का जो साइज बहुत बड़ा है और ये रेडिकल है, तो रेडिकल के फॉर्म में फिर से स्टेबल नहीं होगा और ये रिएक्शन दोबारा रिवर्सिबल हो जाएगा। यानी रेडिकल बनने का भी जो ऑर्डर है वो रिवर्सिबल है, रेडिकल बन भी नहीं पाता इजीली, इसलिए भी आयोडो एल्केन हम नहीं बनाते हैं।
अब क्लोरीन और ब्रोमीन का रेडिकल इंटरमीडिएटली स्टेबल है, वो आराम से बन सकता है और फिर वो आगे अपनी रिएक्टिविटी शो कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन को ही कंसिडर करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा, तो इसको आप दोबारा रिपीट कर करके देखेंगे वीडियो को, और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये तो हमने ले लिया था हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर रेडिकल रिएक्शन में। अब यहाँ पर एल्केन की रिएक्टिविटी का भी क्या कोई ऑर्डर है क्या? यस, उसका भी ऑर्डर है, क्योंकि रेडिकल कार्बन रेडिकल कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा ये हम लोग जीओसी में पढ़ चुके हैं। तो यदि जीओसी का वीडियो लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके जीओसी वाले टॉपिक को जिसमें ये बातें दी हुई है वहाँ पर थंबनेल में डाला हुआ है, वो आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन यानी एल्केन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो उसमें देखा जाएगा टर्सरी रेडिकल जो है, स्टेबिलिटी ऑफ ये रेडिकल है, टर्सरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। वैसे देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल एलाइल रेडिकल हो जाता है, जो एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, और इससे भी ज़्यादा स्टेबल बेंजाइल रेडिकल हो जाता है। अब बेंजाइल रेडिकल क्या चीज़ है? तो बेंजाइल रेडिकल है यदि हम बेंजीन के साथ कोई एक sp3 कार्बन रखते हैं, उसमें रेडिकल बना हुआ है, वो बेंजीन के साथ वाला कार्बन बाहर वाला रेडिकल फॉर्म में होना चाहिए, बेंजाइल रेडिकल है। एलाइल रेडिकल क्या है? यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन रेडिकल डायरेक्टली अटैच हो, ये एलाइल रेडिकल है। टर्सरी रेडिकल क्या है? यदि वो टर्सरी कार्बन चेन वाला कोई भी रेडिकल हो, कोई टर्सरी कार्बन यदि हमारा रेडिकल बन गया हो तो टर्सरी रेडिकल हो गया। सेकेंडरी रेडिकल आप ऐसे दिखा सकते हो, CH3 ट्वाइस CH रेडिकल, और प्राइमरी रेडिकल आप ऐसे दिखा सकते हैं CH3 CH2 रेडिकल, और इससे भी कम स्टेबल हमारा है मिथाइल रेडिकल। यानी रेडिकल की डिग्री जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिग्री होगी वहाँ से H को हटाना उतना ही ईजी हो जाता है। यदि आपका टर्सरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है तो टर्सरी वाला H को ईजिली छोड़ सकता है। आप ये देखो ना, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम करने में आप ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, तो वो काम आप ईजिली करोगे। यदि वो काम करके आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो वो काम आप करोगे, क्योंकि अपने आप में आप स्टेबल हो। बिल्कुल वही बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेचर को लेकर आता है। जिस काम को करने में वो स्टेबिलिटी फील करता है, उससे जो पीस बना है वो स्टेबल है, तो उस काम को करेगा, यानी वो चीज़ बनाएगा वो। तो इसलिए टर्सरी H को हटाना ज़्यादा ईजी है, टर्सरी हाइड्रोजन को हटाना ज़्यादा ईजी है। यानी ये हमारा है ईज ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन। उससे कम ईजी होगा सेकेंडरी H को हटाना, और उससे और कम ईजी हो जाएगा प्राइमरी H को हटाना, उससे भी कम ईजी होगा मिथाइल में से H को हटाना, क्योंकि वहाँ कोई स्टेबिलिटी का फंडा नहीं है, स्टेबिलिटी का उसके पास कोई साधन नहीं है। और यदि हम और ज़्यादा ब्रॉड में जाएं तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि बेंजाइल रेडिकल और ज़्यादा स्टेबल होता है, क्लियरली H को और ज़्यादा ईजिली लूज कर सकता है रेडिकल के फॉर्म में, और एलाइल वाला टर्सरी से ये भी ज़्यादा स्टेबल है, ये भी ज़्यादा ईजिली लूज कर सकता है। और इन सब की जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस बेस्ड है, और जीओसी में मैं रेजोनेंस बता चुका हूँ, तो ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी में आता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो बेंजाइल, एलाइल, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के ऑर्डर में डिक्रीजिंग में है। इस बात को ध्यान रखेंगे कौन सी रिएक्शन के लिए? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं रेडिकल वाला ही। तो अब फ्री रेडिकल रिएक्शन में हमारा नाइट्रेशन भी होता है, तो सेकेंड में हम उसी सब्स्टिट्यूशन के अंदर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर नाइट्रेशन देख रहे हैं। यदि हम लोअर एल्केन्स का, जिसमें 5 कार्बन से कम हो, वहाँ तक का यदि हम नाइट्रेशन करेंगे तो वो हमें करना पड़ेगा वेपर फेज में, गैसेस फॉर्म में, क्योंकि गैसेस फॉर्म में उनकी कोलिजन ज़्यादा ईजिली होगी और वहाँ से H हमारा निकल सकता है। लेकिन यदि हम हायर एल्केन्स का करेंगे तो क्लियरली हमें लिक्विड फेज में करना होगा,
और लिक्विड फेज वाला जो प्रोडक्ट आता है वो ज़्यादा मेजर अमाउंट में आता है नाइट्रेशन का। लेकिन यदि गैसेस फेज वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो एक मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स दे देता है, जिनको लेबोरेटरी मेथड में उनको फिर सेपरेट करना बिल्कुल वैसे मुश्किल हो जाएगा जैसे हम हैलोजन वाले डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह से इनको भी हम लेबोरेटरी मेथड में नहीं कर पाएंगे। तो वैसे मैं वेपर फेज का एक रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये हम दिखा रहे हैं वेपर फेज का। ध्यान रखना 6 कार्बन एटम्स ऑलमोस्ट कम होना चाहिए, 5 या 4 या उससे कम होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रोपेन, प्रोपेन का जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन करवाते हैं, ये फ्यूमिंग टाइप से होना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट प्योर होना चाहिए, जो कि हमारे लैब में होता है फ्यूमिंग वाला। उससे रिएक्शन करवाना है तो हमारा ये नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। क्लियरली इसमें क्या होता है, H निकलता है एल्केन से और OH निकलता है HNO3 से, और बाय प्रोडक्ट हमारा H2O आता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया कि मिक्सचर आ जाता है तो हमारा 2 नाइट्रो प्रोपेन भी आएगा। यहां तक कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाता है, नाइट्रो इथेन भी आ जाता है, बल्कि नाइट्रो मीथेन भी देखा गया है। इस तरह से डिफरेंट नाइट्रो प्रोडक्ट यहां पर प्रिपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से हम गैसेस फेज में रिएक्शन नहीं लेते, वेपर फेज वाला नाइट्रेशन नहीं कंसीडर करते। यदि हम इसी को लिक्विड फेज में करें तो 6 कार्बन एटम वाला लेंगे हम, जैसे हेक्सेन लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका यदि हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो इसमें जनरली मोनोनाइट्रेटेड प्रोडक्ट रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पर बन सकता है, 2 नाइट्रो वाला प्रोडक्ट बन सकता है 1 2 3 4 5 6, 2 नाइट्रो हेक्सेन बन सकता है। ये ज़्यादा मेजर आ सकता है क्योंकि हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख चुके हैं। 2 डिग्री यदि कार्बन अवेलेबल है तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा वहां पर। इसी तरह से हम ले सकते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी जनरली लिक्विड फेज में कंसीडर किया जाता है और हेक्सेन और हायर कार्बन चेन के लिए लिया जाता है। तो यदि हम सल्फोनेशन करवाते हैं हेक्सेन का, CH2 लिख देता हूं मैं, CH3, यहां पर हम सल्फोनेशन करवाएंगे तो क्या लेंगे, फ्यूमिंग H2SO4 यानी ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, जिसको जनरली ओलियम भी कहा जाता है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां पर भी आपका H2SO4 में से क्या हटेगा, OH यहां से हटेगा और H हटेगा हेक्सेन में से, H2O हमारा बाय प्रोडक्ट होगा। क्लियरली इसमें से क्या बच जाएगा, SO3H। तो सल्फोनिक ग्रुप आपका सेकंड कार्बन पर लग जाएगा, यानी हमारा सल्फोनिक एसिड हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड बनेगा। इस तरह से हमारा इसमें प्रोडक्ट आएगा नाइट्रेशन का एंड सल्फोनेशन का। तो यहां पर हम अब सेकेंड रिएक्शन करने जा रहे हैं, कंबस्शन। कंबस्शन को आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कह सकते हो। एल्केन का एक तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। जब किसी एल्केन का कंबस्शन किया जाता है, जैसे CH4 का प्लस O2 करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा CO2 प्लस H2O आता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग का रूल है। यहाँ H को बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा और ऑक्सीजन इससे हमारे पास 4 आ गया, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा। अब बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यदि हम एल्केन के कंबस्शन का बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो उसका ये फॉर्म बनेगा। और वैसे हम देखा जाए तो हम नॉर्मली जैसे बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पर रखने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर भी आप इस फॉर्मूला को लर्न करना चाहते हैं तो इस पर बेस्ड हम बैलेंस्ड इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इथेन का लिखना है, वो हो जाएगा हमारा C2H6, यानी N की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 × 2 + 1/2 लेंगे हम, O2 ले लेंगे। क्लियरली हमें क्या देगा, NCO2, N यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2CO2 प्लस N + 1
H2O देगा। N हमारा 2 है, N+1 यानी 3 हो जाएगा, 3H2O हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरह से आप देखोगे हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाता है C2H6 क्लियरली 3 2 617 7/2 O2 गिव 2CO2 प्लस 3H2O। आप चाहें यहाँ पर जो अपॉन में 2 आया है उससे पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके इस अपॉन वाले 2 को आप हटा सकते हैं, अदरवाइज रख भी सकते हैं। वैसे भी आप इसको बैलेंस करेंगे तो बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन इसी को सेटिस्फाई करेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमेशा हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से हमारे पास क्या आएगा, CO2 एंड H2O ही आना है। और ये एक तरह से क्या था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कभी कभी हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, वो कैसे उसको देखें। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हम लोग जनरली करते हैं किसका, लोअर एल्केन्स का। ये ओनली लोअर एल्केन्स का किया जाता है, क्योंकि जनरली एल्केन्स आपका ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है। मैंने इसमें बताया था, पहले डिस्कस किया था, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे तो CC बॉन्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। CC बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज़्यादा वहाँ पर हेल्पफुल नहीं हो पाता है उसको हायर स्टेट में ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो जनरली यदि हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, जो कि एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में आता है, तो उसमें लोअर एल्केन्स का ऑक्सीडेशन हो सकता है, जनरली मीथेन, इथेन, प्रोपेन तक का। उससे हायर वाले का ऑक्सीडेशन जनरली नहीं हो पाता है। तो जरा हम यहाँ पर देखें, यदि हम मीथेन को हमने ऑक्सीडाइज किया है O2 के साथ, एक्चुअली मीथेन के और ऑक्सीजन के मिक्सचर को हम जब हम हॉट कॉपर ट्यूब से पास करते हैं 100 ATM प्रेशर पर, तो ये हमारा एल्कोहल मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से इथेन को भी पास करेंगे तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास मीथेन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मेथनॉल आता है, और इसमें मेथनॉल हमारा काफ़ी लार्ज अमाउंट में आता है, तो इसको मेथनॉल के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, जहाँ पर हमें ज़्यादा अमाउंट में मेथनॉल चाहिए होता है। तो अब इसके बाद सेकंड में हमारे पास यदि हम CH4 का रिएक्शन O2 के साथ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, उसमें हीट करते हैं, तो हमारे पास एल्डिहाइड आ जाता है उसका फॉर्म, यानी मेथेनल फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ H2O हमारा बाय प्रोडक्ट आएगा। इसी तरह से इथेनल का करें तो यहाँ पर इथेन का करें तो इथेनल बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। और उसी तरह से यदि हम इथेन का ऑक्सीडेशन यदि हम मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में करें, उसमें हीट करें, तो क्लियरली यहाँ पर वो करेस्पॉन्डिंग अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, इथेन इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज एल्केन को तो बड़ी मुश्किल से करवा पाएंगे, लेकिन यदि उस एल्केन के पास टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टर्सरी हाइड्रोजन केमेनो4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज अल्कोहल में हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है CH3 थ्राइस CH, तो यहाँ पर हमारा ये H जो है टर्सरी हाइड्रोजन है, ये हमारा केमेनो4 के साथ इसको हीट करेंगे, तो हीट करके आपका ये टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन था। ऑक्सीडेशन के बाद अब हम लोग अगला रिएक्शन देखने जा रहे हैं, तो वो हमारा है आइसोमेराइजेशन। तो थर्ड रिएक्शन हम यहाँ कर रहे हैं आइसोमेराइजेशन। जनरली जिस एल्केन के पास 4 और मोर कार्बन हो, यानी ब्यूटेन एंड हायर एल्केन, आपका आइसोमेराइज हो सकता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, यदि हम उसको AlCl3 एंड HCl के साथ हीट करें तो जैसे हम यहां पर ले रहे हैं पेंटेन, ये हमारा पेंटेन है, इसको हमने एनहाइड्रस AlCl3 इन HCl हमने इसको हीट किया है, तो ये हमें इसका आइसोमर दे देगा 2 मिथाइल ब्यूटेन दे देगा। यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन हमें आइसोमर के फॉर्म में प्रिपेयर होगा। यदि हम
हेक्सेन ले लें या हेप्टेन ले लें, हेप्टेन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में हम आइसोमेराइज करवाएं इसको, क्लियरली 2 मिथाइल और 3 मिथाइल हेक्सेन यहां पर बन सकता है। और 3 मिथाइल भी बन सकता है। 5 6 और थर्ड पर आपका मिथाइल ग्रुप लग सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से आइसोमेराइजेशन यहाँ पर एल्केन में होता है। अगला रिएक्शन हमारा होता है एरोमेटाइजेशन। जनरली एल्केन्स आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। किसमें? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। और वो कैसे चेंज होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कम से कम 6 कार्बन एटम जैसे बेंजीन में होता है। तो बेंजीन में चेंज होने के लिए उसके पास कितने कार्बन होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो क्लियरली आपने ठीक बोला है, हेक्सेन और उससे हायर वाला जो हमारा एल्केन होगा वो इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीडाइज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से हाइड्रोजन हटता है। तो जैसे आपके पास हेक्सेन है, हेक्सेन को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 यानी CH2 4 टाइम्स हम रिपीट करेंगे एंड CH3। इसको हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यदि हीट करें या क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करें तो ये हमें दे देगा, या Al2O3 के प्रेजेंस में हीट करें, इन सब में ये हमें दे देगा बेंजीन। तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपका H2O करके बाय प्रोडक्ट आ जाता है। अब यदि हमने यहां पर 7 कार्बन ले लिया, 7 कार्बन का चेन यानी CH2 5 टाइम्स लिया CH3, तो क्लियरली सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में ये हमारा टॉल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किसी न किसी करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये हमारा कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शंस को अच्छी तरह लर्न रखना है। हम करने जा रहे हैं रिएक्शन विद स्टीम। अगला रिएक्शन हमारा है रिएक्शन विद स्टीम। जनरली आपका रिएक्शन एल्केन जो है स्टीम के साथ यानी वाटर वेपर के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में करता है। तो CH4 का रिएक्शन यदि हम H2O के साथ करेंगे तो ये CO बनाएगा और H2 बनाएगा। तो क्लियरली यहाँ 1 CO और H2 जो हमारा है वो 3H2 हो जाएगा क्योंकि 6 हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह से बाकी एल्केन भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है लेकिन। और यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना चाहते हैं तो इसको हम फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं H2O के साथ, CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये दोबारा रिलीज कर सकता है। इस बात को हम ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे हमारा रिएक्शन होगा पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या है? पायरोलिसिस एक तरह से डीकंपोजिशन कहा जा सकता है हाइयर एल्केन्स का अपने लोअर एल्केन्स या करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एल्कीन वगैरह में, जब उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाए, किसी कैटलिस्ट वगैरह के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाए। जैसे हेक्सेन हमारा जो कि C6H14 होता है, इसको जब 773 केल्विन पर हीट किया जाता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हो सकता है हमारा यहाँ पर पेंटीन बन जाए एंड CH4 बने, हो सकता है ब्यूटीन बन जाए एंड C2H6 बने, हो सकता है हेक्सीन बन जाए एंड ओनली हाइड्रोजन गैस बने। इस तरह से आपका पायरोलाइज हो सकता है। इसी रिएक्शन को क्रैकिंग भी कहा जा सकता है क्योंकि एक बिगर हाइड्रोकार्बन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक डाउन हो रहा है, क्रैक हो रहा है, ये भी कहा जा सकता है। जैसे आपका डोडेकेन यानी C12 वाला, जिसमें H हमारा कितना होगा 12 2 जा 24 प्लस 2 26 हो जाएगा। ये आपका 970 केल्विन के आसपास में जब इसको हीट करते हैं पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो ये आपका अपने लोअर कार्बन चेन में ब्रेक डाउन हो सकता है। जैसे आपका हेप्टेन बन सकता है C7H 7 2 जा 14 to 16 बन सकता है। बाकी C5
H10 बन सकता है। इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारा पायरोलिसिस का रिएक्शन है। अब पायरोलिसिस इतने सारे रिएक्शंस हमारा एल्केन्स करता है। अब एल्केन्स के हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर एक एल्केन्स के इंपॉर्टेंट आइसोमर्स के बारे में चल रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन ये आइसोमेरिज्म बहुत ही लोअर एल्केन्स सब दिखाते हैं, सारे एल्केन्स नहीं दिखा पाएंगे, जिसका नाम है कॉन्फॉर्मेशंस। इसको हम कॉन्फॉर्मर्स भी कह सकते हैं। हम देखेंगे आगे, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन की वजह से होता है, इसलिए इसको रोटामर्स भी कह सकते हैं। तो ये रोटामर्स भी कहला सकता है। कॉन्फॉर्मेशंस, कॉन्फॉर्मर्स और रोटामर्स या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ये एक तरह से हमारा रोटेशनल आइसोमर्स है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एल्केन में एक इथेन। इथेन में जो बॉन्डिंग है वो पूरे CH की जो बॉन्डिंग है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरे 3 CH की जो बॉन्डिंग है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और CC की जो बॉन्डिंग है ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी सिमेट्रिकल होती है। जैसे यहाँ CC बॉन्ड की जो p ऑर्बिटल है दोनों C के, वो सिमेट्रिकली अटैच हुए सिग्मा बॉन्ड में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई है। अब जरा यहाँ पर सोचिए, और ये भी हमारा तीनों प्लेन में जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये गया हुआ है, लेकिन ये एक प्लेन जैसा बॉन्ड लगता है। CC बॉन्ड आपका प्लेन की तरह लग रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सिलिंड्रिकल है। तो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिलिंड्रिकल हो, कुछ इस शेप में हो, तो यदि एक C को स्टेबल रखा जाए और दूसरे C को रोटेट किया जाए, कुछ ऐसा ही कंडीशन बनता है इथेन में। जब हम एक C को रोटेट करें और दूसरे C को स्टेबल रखें, यानी जैसे हम ढक्कन को बंद कर रहे हैं सिलेंडर का, कुछ ऐसा हम केस ले सकते हैं। तो एक में क्या है, H आपका बिल्कुल स्टेबल रहेगा जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, और दूसरे का जो H है इसको यदि हम घुमा रहे, मान लेते इसको हम घुमा रहे, इसको घुमा रहे, तो इसके H डिफरेंट एंगल्स ले सकते हैं इस कॉरेस्पॉन्डिंग H के साथ। अब डिफरेंट एंगल्स लेंगे क्योंकि सब जो है अलग अलग डायमेंशन में तीनों H, क्लियरली डिफरेंट एंगल्स बनना जिसको डायहेड्रल एंगल कहा जाएगा, ये पॉसिबल है। अब ये डिफरेंट एंगल्स जिसको डायहेड्रल एंगल कहा जाता है, इसमें 2 एक्सट्रीम कंडीशंस बनते हैं। एक, जब ये HH काफ़ी क्लोज हो और काफ़ी स्मॉल एंगल बने। जब HH दोनों का काफ़ी क्लोज आ जाए और काफ़ी स्मॉल एंगल बने। लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे? दिखाने के 2 मेथड है, एक सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में दोनों C में जो H है, एक को हम स्टेबल मानते हैं और एक को हम रोटेशन मानते हैं। तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में एक एक्सट्रीम कंडीशन हमारा हो सकता है जब ये सबके सब H काफ़ी दूर हो। पहले ये कंडीशन एक ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा पॉसिबल दूर हो। यदि सबसे ज़्यादा पॉसिबल दूर होगा तो क्लियरली ये डायहेड्रल एंगल काफ़ी लार्ज होगा, और इस केस में HH के बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमल होगा, बहुत कम होगा। तो क्लियरली ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म आ सकता है और इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये हमारा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब यही C काफ़ी क्लोज हो जाए, दूसरे में H कुछ इस तरह से है मान लीजिए, और इसका भी H रोटेट होकर कुछ ऐसा आ गया है बॉन्ड के रोटेशन से, तो इसमें HH हमारा क्या है, काफ़ी क्लोज आ चुका है। यानी यहाँ पर डायहेड्रल एंगल काफ़ी स्मॉल है और ये काफ़ी क्लोज आने की वजह से इनमें रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होगा। और एक से हम दूसरे को यहाँ पर देखना चाहें ऐसे करके तो दूसरा H शायद नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल चेयर की टांग की तरह बात हो गई, उसके लेग की तरह बात हो गई, तो वो हमारा दूसरा नहीं दिखाई देगा। यानी
एक के पीछे दूसरा छुपा हुआ है, कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है, इसको कहते हैं एक्लिप्स्ड। जैसे कि आपका सन सब में एक्लिप्सी होता है, सन हमें दिखाई नहीं देता है, मून में एक्लिप्सी होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, कुछ वैसा ही कंडीशन हमारा दूसरे स्टेबल एच के साथ हो सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। और यहाँ पर ये क्या है, सबसे कम है डायहेड्रल एंगल, सबसे नज़दीक है एच एच बॉन्ड, तो क्लियरली यहाँ पर रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये हमारा लीस्ट स्टेबल फॉर्म है और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। तो आपके मन में अब क्वेश्चन आता होगा कि सर हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं है इसमें। एक्चुअली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप टर्न होता रहता है, इनकी जो बैरियर एनर्जी वो बहुत कम है। बैरियर एनर्जी कम होने की वजह से ये एक दूसरे में हमेशा कन्वर्ट होता रहेगा। अब जरा यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर एंगल बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के बेसिस पर देखेंगे तो वहाँ पर एंगल का भी कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एंगल सबसे ज़्यादा है और यहाँ एंगल सबसे कम है एच के बीच में। यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम है और यहाँ पर रिपल्सन मैक्सिमम है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी ये क्लोज आते आते इस एच के और इतने क्लोज तक पहुँच जाए, क्लिफ तक पहुँच जाए, इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं सबको कहते हैं बच्चों एस्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। यानी दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच जितने भी कॉन्फॉर्मेशन बन सकते हैं, इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको कहा जाता है एस्क्यू कॉन्फॉर्मेशंस। अब डायहेड्रल एंगल के बीच जो आपका रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन को टॉर्सनल स्ट्रेन भी कहा जाता है। यानी एच एच का जो रिपल्शन है उसको टॉर्सनल स्ट्रेन भी नाम दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जितनी ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन होगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। तो क्लियरली एक्लिप्स्ड आपका टॉर्सनल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से भी कम स्टेबल होता है और स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम इन्हीं कॉन्फॉर्मेशन को जो हमने देखा था सॉहॉर्स प्रोजेक्शन के बेसिस पर, अब न्यूमैन प्रोजेक्शन के बेसिस पर देखते हैं न्यूमैन ने इसको कैसे दिखाया। तो फिर से हम इथेन ले लेते हैं, उसमें 3 एच है बॉन्ड, दूसरे कार्बन में भी 3 एच है। तो क्लियरली यदि हम इसमें से एक कार्बन को स्टेबल माने, स्टेबल कार्बन को हम पॉइंट से दिखाएंगे और इसमें 3 एच है जिसको हम यहाँ पर प्लेनर बॉन्ड से दिखाते हैं, यानी एंगल बीच में 120 का है। ये हमारा स्टेबल कार्बन हुआ। जो कार्बन रोटेट कर रहा है उसको हम सर्कल से दिखाते हैं। अब ये हमारा रोटेशन करने वाला कार्बन है, मैं इसमें एक एरो लगा देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा रोटेशन करने वाला कार्बन है। अब इसमें जो एच बॉन्ड है, एच के साथ जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग हम ले लेते हैं लार्जर एंगल में है। ये सबसे ज़्यादा एंगल एक तरह से 60 का बन रहा है। इनके बीच में डायहेड्रल एंगल ये है जो कि 60 का बन रहा है। ये 60 डिग्री वाला फॉर्म जिसमें क्या है, दोनों कार्बन के एच, स्टेबल कार्बन हमारे सेंटर वाला है, इसका एच, और ये जो रोटेटिंग कार्बन है उसका एच के बीच में जो एंगल है ये यहाँ पर सबसे लार्ज है। यदि और ज़्यादा उधर जाता है तो इसके क्लोज में आ जाएगा, यानी मैक्सिमम एंगल है जिसको हम यहाँ पर 60 डिग्री से दिखा देते हैं। तो ये 60 डिग्री वाले एंगल को उन्होंने स्टैगर्ड माना, इसको उन्होंने स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में दिखाया, इसको स्टैगर्ड माना। इसी में यदि हम एक्लिप्स्ड बनाते हैं तो फिर से हम दिखाएंगे स्टेबल कार्बन को पॉइंट से जिसमें कि हमारा H लगा हुआ है, और फिर रोटेटिंग कार्बन को सर्कल से, इसमें भी H लगा हुआ है, लेकिन ये H क्या होगा, एक्लिप्स्ड यानी पीछे होगा। इसके पीछे इस कार्बन का H होगा जिसको हम यहाँ पर डैश बॉन्ड से दिखा रहे हैं। इसके पीछे इस कार्बन का H होगा, इसको भी हम डैश बॉन्ड से दिखा रहे हैं। इसके पीछे इस कार्बन का रोटेटिंग कार्बन का H होगा, यानी ये एक दूसरे के पीछे है, यानी ये हमारा डैश बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन है वो हमें दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर एंगल जो है ऑलमोस्ट 0 है। तो एंगल 0 है तो फिर ये काफ़ी क्लोज है और रिपल्सन काफ़ी यहाँ पर हाई होगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन ये हमारा हो गया।
अब ये धीरे धीरे क्लोज आते आते या उस कार्बन उस हाइड्रोजन के क्लोज जाते जाते मैक्सिमम क्लोज आ जाएगा और इसके पीछे हो जाएगा। इनके बीच के जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं सबको स्क्यू कहा जाएगा। इनके बीच के जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसको स्क्यू कन्फर्मेशन कहा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ये हमारा था न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो हमने यहां पर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला यहां पर दिखाया है। तो यहां पर हमने देखा है कि टॉर्सनल स्ट्रेन यानी इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जहां से बॉन्डेड है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके बीच का जो रिपल्शन है ये टॉर्सनल स्ट्रेन कहलाएगा। यहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन भी अच्छी तरह समझ आ जाता है। और इनके बीच का जो एंगल है उसको हम डायहेड्रल एंगल कहेंगे। तो डायहेड्रल एंगल जितना कम हो जाएगा टॉर्सनल स्ट्रेन उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ये सब टर्म्स यहाँ पर ध्यान रखना है। आप कहेंगे यदि सर हम इथेन के अलावा इसको आगे एक्सटेंड करें तो क्या होगा, तो उसको भी करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन में आप दो केसेज ले सकते हैं, या तो हम फर्स्ट कार्बन उसको सेकेंड कह रहे हैं, इसको दोबारा आप फर्स्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल जैसा है। तो इसमें या तो आप फर्स्ट कार्बन को या सेकेंड कार्बन को आप स्टेबल मानकर चल सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यदि हम मान लीजिए इसको स्टेबल मानते हैं फर्स्ट को और सेकंड को रोटेटिंग मानते हैं, फर्स्ट को स्टेबल मानते हैं सेकंड को रोटेटिंग मानते हैं, तो क्या होने वाला है। तो फर्स्ट को यदि हमने स्टेबल मान लिया तो इसके चारों, इसके तीन बॉन्ड क्या क्या है, एच का है, तो तीन बॉन्ड पर एच दिखाएंगे। और उस कार्बन को हमने बीच वाले कार्बन को रोटेटिंग माना है, इसमें तो दो एच है और एक CH3 है। तो भैया हमने दो एच बनाया और एक तरफ बना दिया CH3। तो क्लियरली इस केस में रिपल्सन सबसे कम है और ये स्टेबल है, इसको स्टैगर्ड कहा जाएगा। और इसमें यदि हम इसको क्लोज करते जाएं और CH3 को इसके पीछे, इस H को इसके पीछे और इस H को इसके पीछे रख दें तो क्लियरली वो हमारा एक्लिप्ट फॉर्म हो जाएगा। अब दूसरा केस है, ये हमने क्या लिया था, फर्स्ट कार्बन को हमने स्टेबल माना था। यदि हम इसको स्टेबल मान लें तो क्या होने वाला है, जरा उसको देखिए। हमने सेकंड कार्बन को स्टेबल मान लिया, इस पर तीन बॉन्ड होंगे और ये हमारा सेकंड कार्बन है, ध्यान रखेंगे। और इन दोनों में से एक कार्बन को मान लीजिए, इसको हम रोटेटिंग मान रहे हैं, इसको हमने स्टेबल माना। तो इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है, दो एच है और एक CH3 है। एक CH3 तो आपका रोटेटिंग कार्बन में जाएगा, इसके पास आपका क्या है, दो एच है और एक CH3 है। अब इसका तीनों एच क्या जाएगा रोटेटिंग में, इसका स्टैगर्ड फॉर्म एच यहाँ और एच यहाँ हो जाएगा। इस तरह से हमारे तीन कार्बन यहाँ पर हो गए और ये हमारा क्या हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्ट आप लोग खुद बना सकते हैं। ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर। अब इसको हम जितना क्लोज करते जाएंगे, CH3 पर ध्यान रखना है, यहाँ पर CH3 और इन दोनों H को कुछ नहीं करना है क्योंकि स्टेबल कार्बन है। यहाँ पर सिर्फ H को पीछे पीछे डाल सकते हैं। इस H को हम CH3 के पीछे डाल सकते हैं, इस H को इस H के पीछे डाल सकते हैं और इस H को उठा के इस H के पीछे डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्म वो बनेगा, फॉर्म वो कहलाएगा एक्लिप्ट। जैसे हम इसका एक्लिप्ट बना देते हैं, यहाँ पर आपका स्टेबल कार्बन है और ये रोटेटिंग कार्बन है। स्टेबल कार्बन में फिर कौन कौन है, तीन H है, 1 2 3, हमने 1 2 3 H लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये रोटेटिंग कार्बन में एक CH3 को दिखाना है और दो H को दिखाना है और एक्लिप्ट फॉर्म में दिखाना है। क्लियरली CH3 हमने इसके पीछे दिखा दिया, अगले H को हमने इसके पीछे दिखा दिया, उसके अगले H को हमने इसके पीछे दिखा दिया। उसी तरह से यहाँ भी हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यह हमारा स्टेबल कार्बन, यहाँ पर एक हमारा CH3 आ रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, और दो हमारे पास H आ रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं करना है। अब रोटेटिंग कार्बन हमारे पास है, तो रोटेटिंग कार्बन ओनली H है। इस H को हमने इसके पीछे दिखा दिया, एक H को हमने इसके पीछे दिखा दिया और फिर एक H को हमने इसके पीछे दिखा दिया।
तो इस तरह से आप एक्लिप्स यहाँ पर बना सकते हैं। ये इसका एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा और ये इसका एक्लिप्स फॉर्म है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से एक्लिप्स स्ट्रक्चर प्रोपेन का बनाया जा सकता है। इसी को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ब्यूटेन वगैरह के लिए, लेकिन आपको एज पर सिलेबस ओनली इथेन तक का करना है। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो इस वीडियो में कंटेन नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, तो इसको हम एल्कीन वाले टॉपिक के साथ ही हम कवर कर लेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसको दोबारा रिवाइज करते रहिए और वीडियो को बार बार देखिए। कॉन्फर्मेशन को बेसिकली देखिए बार बार, और कॉन्फर्मेशन को अच्छी तरह से सीखना है, समझना है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर मुझे ये डाउट है, इसमें ये चीज़ समझ नहीं आया था। मैं कोशिश करूँगा उसको एक अलग वीडियो में डाल पाऊँ। मैं सबके डाउट्स को मैं अलग अलग अपने अपने वीडियो में डालूंगा, उसको आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने डाउट को अपने कमेंट्स में डालिए और मुझे बताइए कि वीडियो आपका कैसा बन रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मेरी प्रेजेंटेशन धीरे धीरे कैसा सुधार हो रहा है, आपको कितना ज़्यादा समझ आ रहा है। प्लीज़ उस पर भी मुझे आप लोग अपने कमेंट्स में डालिए उसको। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।